Assalamu alaikum, dear students. I am Wasim. Today I am going to deliver a lecture on monopoly. In today's lecture, we will discuss the definition of monopoly, examples of monopoly, characteristics, assumptions of monopoly, and lastly, we will discuss demand and revenue curves in case of monopoly. Okay, dear students. तो इस लेक्चर के अंदर हम इन चार चीजों को पढ़ेंगे. इनको इसके डिफिनीशन को, मोनोपोली के डिफिनीशन को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये मोनोपोली किस टाइप की मार्केट है और ये कहां से निकली है. पहले हम उसको देखेंगे कि मार्केट बेसिकली उसका स्ट्रक्चर क्या है. क्या मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन है या इनपरफेक्ट कंपटीशन है. उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम से बता देता हूं. मार्केट स्ट्रक्चर के डायग्राम से मार्केट स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसमें दो पार्ट्स है. इसके मार्केट की जो स्ट्रक्चर होती है, इसके कितने पार्ट्स है? दो. एक है परफेक्ट मार्केट और दूसरा है इम्परफेक्ट मार्केट. ओके. परफेक्ट मार्केट की जो टाइप है वो क्या है? इसको हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन. और इम्परफेक्ट कंपटीशन के जो टाइप्स है वो क्या है? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली. ओके. अब यहां पे हमने ये बात जहन में रखनी है कि परफेक्ट कंपटीशन का एक ही पार्ट, एक ही टाइप है. वो क्या है? परफेक्ट कंपटीशन है परफेक्ट मार्केट में, जिस पे 3 वीडियोस ऑलरेडी डाउनलोड मैं कर चुका हूं. और अब इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में आज हमने क्या किया? इम्परफेक्ट कंपटीशन को स्टार्ट किया और इसके पहले टाइप को, जो कि मोनोपोली है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. फिर अगले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड देन ओलिगोपोली को हम डिस्कस करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम से मैंने सिर्फ आपको यह समझाना था कि मार्केट की जो स्ट्रक्चर है ये सबसे पहले स्टूडेंट के जहन में होना चाहिए. तब जाके स्टूडेंट के लिए आसानी होगी कि कोई भी मार्केट आपके सामने आ जाए कि ये पहले आपने ये सोचना है कि ये परफेक्ट मार्केट है या इम्परफेक्ट है. अगर परफेक्ट है तो जाहिर बात है वहां पे परफेक्ट कंपटीशन होगा. अगर इम्परफेक्ट है तो फिर स्टूडेंट को ये देखना होगा आया ये हम पे मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है या ओलिगोपोली है. ओके. Now let's start from the definition of monopoly. Mono means one. Poly means seller. It means monopoly means single seller, one or single. ठीक है. अब इसके डिफिनीशन को हम देखते हैं. डिफाइन मोनोपोली की किस तरह से होगी? इट इज द टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप of imperfect competition. Imperfect competition in which a single producer produces, in which a single producer produces single commodity which has
नो क्लोज सब्स्टिट्यूट इन दी मार्केट। अब ये हो गई है मोनोपोली की फुल डेफिनेशन। इसका क्या पहले हमने कहा कि ये क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन का एक टाइप है, और यहां पे कंडीशन क्या है, सिंगल सेलर या प्रोड्यूसर होगा जो कि एक ऐसे कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा, इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। वो कैसे, इसकी मैं एग्जांपल से हम देखते हैं। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अगर हम देख लें, रेलवे, यहां पे क्या है, ये एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है रेलवे, ठीक है, सिंगल सर्विस प्रोवाइडर है। और कोई रेलवे में अगर एक बंदा, लेट से इफ ए पर्सन वांट्स टू गो टू लाहौर टू कराची फ्रॉम पेशावर बाय रेलवे, अब दूसरा ऑप्शन जो है ना, पाकिस्तान रेलवे के अलावा देयर इज नो अदर चॉइस, नो अदर सब्स्टिट्यूट फॉर अ पैसेंजर। तो हम कह सकते हैं कि रेलवे की मोनोपोली है पाकिस्तान के अंदर। क्यों? अगर कोई बंदा पेशावर से लाहौर जाना चाहे या कराची जाना चाहे, तो उसके पास रेलवे, दूसरा कोई रेलवे नहीं है सिवाय पाकिस्तान रेलवे के। दैट इज वाई वी से दैट देयर इज मोनोपोली ऑफ रेलवे इन पाकिस्तान। कोई भी प्रोड्यूसर, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, चाहे वो गुड प्रोवाइड कर रहा हो, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा हो, अगर कंज्यूमर के पास उसी प्रोडक्ट के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ना हो, दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट ना हो, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये क्या है, मोनोपोली का केस है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे तो फिर हमें क्या होगा, पूरा पता चल जाएगा, पूरा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा कि मोनोपोली के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और फिर मोनोपोली किस तरह से फंक्शन करती है। अच्छा, मोनोपोली के कैरेक्टरिस्टिक्स और एजम्पशंस क्या क्या है हमारे पास। जैसा कि पहले मैंने आपको बता दिया, सिंगल सेलर, टू मेनी बायर्स, ओके, सिंगल सेलर, टू मेनी बायर्स। नंबर 3, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, नंबर 3 पे क्या है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, प्राइस मेकर, ठीक है। प्राइस मेकर के बाद रिस्ट्रिक्शन टू एंट्री, ओके। ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, assumptions ऑफ अ मोनोपोली मार्केट। देयर शुड बी वन सेलर या वन प्रोड्यूसर। एक मोनोपोली को एग्जिस्ट करने के लिए सिर्फ एक प्रोड्यूसर होना चाहिए और टू मेनी बायर्स, उसी प्रोडक्ट के जो कंज्यूमर्स है वो बहुत ज्यादा होने चाहिए, और उसी गुड का जो कि सिंगल सेलर प्रोड्यूस कर रहा है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट के अंदर नहीं होना चाहिए। जब उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा तो फिर मोनोपोली का केस नहीं होगा। कैसे? अब रेलवे की मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। अगर पाकिस्तान रेलवे की के साथ साथ कोई और भी रेलवे पाकिस्तान में ऑपरेशन करता, तो लोग क्या करते, जो पैसेंजर्स है वो
पाकिस्तान रेलवे को छोड़ के दूसरे रेलवे से सफ़र करने का उनके पास ऑप्शन होता, एक सब्स्टिट्यूट होता, तो ये फिर प्राइस मेकर नहीं होता, अपनी मर्जी से ये प्राइस नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये कंपटीशन आ जाता है इसमें। तो ये क्या होगा, अब मोनोपोली के केस में कोई भी प्रोड्यूसर अगर एक आदमी या एक फर्म या एक इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो प्राइस मेकर भी है और प्राइस डिस्क्रिमिनेट भी कर सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि प्रोड्यूसर जो होता है वो अपने हिसाब से कंज्यूमर के लिए या उसके जो कस्टमर्स होते हैं उनको मुख्तलिफ प्राइस में चीज़ें या सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है। अच्छा, उसके बाद प्राइस रिस्ट्रिक्शन टू एंट्री। मोनोपोली के केस में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है। ये रिस्ट्रिक्शन किस तरह से हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको आप लोगों में जहन में रखना है। ये क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, और दूसरा क्या है, पेटेंट और कॉपीराइट। एक मोनोपोली के केस में गवर्नमेंट जो है ना किसी की मोनोपोली रख सकती है एक स्टेट के अंदर के, किस तरह, अब गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी फर्म को, एक फर्म को अगर उसने रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी है, उसको लाइसेंस प्रोवाइड किया है, दूसरा अगर वो लाइसेंस प्रोवाइड ना करे तो एक फर्म की मोनोपोली रह सकती है, ठीक है, क्योंकि वो अकेला प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा जो है ना गवर्नमेंट इजाज़त ही परमिशन नहीं दे रहा किसी भी फर्म को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। दूसरा क्या है, पेटेंट या कॉपीराइट। ये एक लीगल जो है ना अथॉरिटी होती है कि किसी भी फर्म को गवर्नमेंट की तरफ से एक कॉपीराइट या पेटेंट दिया जाता है कि कोई दूसरा वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। तो इन दो तरीकों से क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन टू एंट्री, कोई भी जो है ना अपनी मर्जी से एक मोनोपोली के अंदर किसी की मोनोपोली ख़त्म नहीं कर सकता, उसके लिए फिर ये चीज़ें करने होते हैं। गवर्नमेंट उसको किसी की मोनोपोली को बचा सकती है या किसी की मोनोपोली पावर को ख़त्म कर सकती है। ओके, अब हम जाते हैं कर्व्स की तरफ। डिमांड एंड रेवेन्यू कर्व्स इन केस ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली के केस में हम डिमांड और रेवेन्यू कर्व्स को कैसे ड्रा करते हैं। अब इसके लिए पहले एक टेबल बनाते हैं। टेबल हमारे पास क्या है, क्वांटिटी को लेते हैं, प्राइस को लेते हैं, टोटल रेवेन्यू को लेते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। 1 2 3 4 5 6 7। हमने क्या किया, अपने आसानी के लिए, फॉर आवर सिंप्लिसिटी वी हैव टेकन 7 क्वांटिटीज एंड द प्राइस ऑफ दीज क्वांटिटीज आर 7 6 5 4 3 2 1। जितना क्वांटिटी की बढ़ रही है उसकी प्राइस कम होती जा रही है। ये एक पॉइंट यहां पे ही आप लोगों ने जहन में रखना है। जितना क्वांटिटी बढ़ रही है उसकी प्राइस क्या हो रही है, घट रही है। ओके, अब टोटल रेवेन्यू का फार्मूला हमारे पास है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। प्राइस को जब क्वांटिटी पे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल रेवेन्यू आएगा। तो इससे क्या है, 7 12 15 16 15 12 हुआ 7, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आ रहा है उसको अगर आप क्वांटिटी पे डिवाइड करोगे तो वो क्या होगा, आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू होगा। ये 5 3 1 -1 -3 एंड -5।
ये हमारे पास आ गई। और एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला हमारे पास क्या है? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला हमारे पास है टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्यू। टोटल रेवेन्यू को जब आप क्वांटिटी पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज रेवेन्यू आपके पास आएगा। टोटल रेवेन्यू को इस पे डिवाइड करो, 7 डिवाइड बाई 1 7, 12 डिवाइड बाई 2 6, 15 डिवाइड बाई 3 5, इसी तरह से 4 3 2 एंड 1। अब ये सारे वैल्यूज हमारे पास आ गए। नाउ वी कैन इजीली ड्रा द डिमांड कर्व एंड रेवेन्यू कर्व्स ऑफ मोनोपोली। ओके, अब पहले हम क्या करते हैं? डिमांड कर्व को ड्रा करते हैं। डिमांड कर्व, यहां पे हम क्या करते हैं? क्वांटिटी को लेते हैं, यहां पे प्राइस। क्वांटिटी हमारे पास कितने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहां से देखना है, जब क्वांटिटी 1 है तो प्राइस हमारे पास क्या है? 7 है। 2 पे 6, 5, 4 पे 4, 5 पे 3, 6 पे 2 और 7 क्वांटिटी पे हमारे पास क्या है? 1 है। अब इन पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? मोनोपोली के केस में हमारे पास ये डिमांड कर्व आ गई है। मोनोपोली के केस में डिमांड कर्व हमें क्या बताती है? जैसे जिस तरह लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब आप प्राइस को ज़्यादा करोगे तो क्वांटिटी डिमांड किसी भी चीज़ की कम होगी, और ये मोनोपोली के केस में ऐसा ही होता है। किस तरह? अब 1 रुपए पे एक कंज्यूमर कितने कमोडिटी ले रहा था? 7 क्वांटिटी परचेज कर रहा था। जब प्राइस ज़्यादा होती है तो वो 6 पे आ जाता है, उससे आगे 5 पे, उससे आगे 4 पे, उससे आगे 3 2 एंड 1। प्रॉब्लम क्या है यहां पे कंज्यूमर के साथ? कंज्यूमर के पास दूसरा मार्केट के अंदर सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब प्राइस ज्यादा होती है वो किसी और चीज को परचेस नहीं कर सकता, तो उसकी मजबूरी है कि वो क्वांटिटी डिमांड को कम कर ले, क्योंकि उसका बजट उसको अलाउ नहीं कर रहा है कि वो उस चीज को ज्यादा खरीद ले। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेवेन्यू कर्व्स क्या है, किस तरह से रेवेन्यू कर्व्स को हम ड्रा करते हैं। टोटल, पहले हम क्या करते हैं? टोटल रेवेन्यू को देखते हैं। टोटल रेवेन्यू, इन केस ऑफ मोनोपोली, क्वांटिटी एंड टोटल रेवेन्यू। क्वांटिटी हमारे पास 7 है, टोटल रेवेन्यू 1 पे हमारे पास क्या है? 7 है। 2 पे हमारे पास क्या है? 12। 3 पे 15, 4 पे 16, 5
5 पे 15, 6 पे 12, 7 पे 7, now we will join all these points to draw the total revenue curves of monopoly. टोटल रेवेन्यू कर्व मोनोपोली का क्या है? पहले टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, जब 4 क्वांटिटी पे, और जब क्वांटिटी 4 है, ठीक है, और प्राइस भी 4 है यहां पे, तो ये क्या है? 16 पे टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है। वहां से आगे जब प्राइस उसकी क्या होती है, जब प्रोड्यूसर, यहां पे देख ले, अगर हम इस टेबल को देखें, जो कंज्यूम प्रोड्यूसर मोनोपोली अपने क्वांटिटीज को ज्यादा कर रहा है तो उसकी प्राइस क्या हो रही है? कम हो रही है। अब इस पॉइंट के बाद क्वांटिटी 4 से ज्यादा जब मोनोपोली प्रोड्यूस कर लेता है तो उसका टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू को। In case of monopoly, यहां पे एक बात मैं आपको बताता चलूं, परफेक्ट कंपटीशन के केस में हमने किया था मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस लाइन सेम थी, जो कि स्ट्रेट लाइन बनती थी। यहां पे वो सिलसिला नहीं होगा। इसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व डिफरेंट होते हैं, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। आइए देखते हैं। ओके, मार्जिनल रेवेन्यू में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसी एक्सिस में नीचे लेके जाते हैं। ठीक है, -1, सॉरी, -1, -2, -3, -4 एंड -5। 1 पे 0 है, 2 पे 5, 3 पे 3, क्वांटिटी 3 पे मार्जिनल रेवेन्यू कितना है? 3 है। 4 पे 1 है, सॉरी 1 पे 2 पे 5, 1 पे 0, सॉरी ये 2 पे हमारे पास ये 5 है, 1 पे 0 है। 2 क्वांटिटी 2, मार्जिनल रेवेन्यू 5, 3 पे 3। जब 3 क्वांटिटी हो, 3 क्वांटिटी जब सेल कर ले, उसका मार्जिनल रेवेन्यू कितना आता है? 3 है। 4 पे 1, देख ले जो क्वांटिटी बढ़ती जा रही है उसकी मार्जिनल रेवेन्यू कम होता जा रहा है। 5 पे -1,
5 पे -1, 6 पे -3, 7 पे -5, अब हम क्या करेंगे, इन ही लाइंस को आपस में कनेक्ट करने से हमारे पास क्या आएगा, मार्जिनल रेवेन्यू इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ये हमें ये बताता है जूं जूं क्वांटिटी की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज ज़्यादा होती जा रही है, तो क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू कम होता जा रहा है। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, एवरेज रेवेन्यू को देखते हैं, इसी लाइन पे ही ड्रा करते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 पे 7 है, इसको रेड लाइन से करते हैं। 1 पे 7 है, 2 पे 6 है, 3 पे 5, 4 पे जब क्वांटिटी 4 हो तो एवरेज रेवेन्यू भी 4 है, जब 5 है तो एवरेज रेवेन्यू 3, जब 6 है तो 2, 7 पे कितना है, 1 है। जब क्वांटिटी ज्यादा हो रही है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी कम हो रहा है और एवरेज रेवेन्यू भी कम हो रहा है। लेकिन यहां पे एक चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है, वो क्या है, इनको आपस में मिलाने से हमारे पास क्या आ गया, एवरेज रेवेन्यू कर्व इन केस ऑफ मोनोपोली आ गया है। अब ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है। अगर कोई आपको कह दे कि डिफरेंस क्या है, एक तो सिंपल डिफरेंस ये है कि दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दूसरा डिफरेंस क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में जा रहा है लेकिन एवरेज रेवेन्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, यहाँ पे -1, -3 और -5 है। एंड आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।